हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। तो आज हम करेंगे केवीएस एग्ज़ाम में यानी कि टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम होता है यानी कि एसएसटी वाला सामाजिक विज्ञान का, उस एग्ज़ाम में जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है उसका जो टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध, वो हम करेंगे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध को देखेंगे आज हम। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध है, ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, इससे आपके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी देखने को आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, उनमें आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो कौन कौन से पूछे जाते हैं वो भी मैं बताऊंगी, साथ ही साथ किस टाइप से होता है तो ये बताया जाएगा। यानी कि आपको यूपीएससी के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करनी है, यहाँ पर आपको एक केवीएस के अकॉर्डिंग यहाँ प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। ठीक है, इसमें जो है हम समझेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जो चीज़ें पूछी जाती है वो देखी जाएगी और बाकी जो कॉन्सेप्ट से अपने क्लियर किए जाएंगे। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जिसे हम WW1 से भी डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इसे द ग्रेट वॉर भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा जाता है और ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। इनके रीज़न भी देखेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है। द ग्रेट वॉर क्यों कहा जाता है, यानी कि सबसे बड़ा युद्ध। अगर देखा जाए, इसका जो नाम है बाद में प्रथम विश्व युद्ध रखा गया था, क्योंकि ये माना गया था कि ये जो युद्ध हो रहा है, यूरोप के जो देश थे, अगर देखा जाए केवल जो यूरोप है वो इंक्लूड नहीं हुआ था इस युद्ध में। पूरा का पूरा जो देश है, पूरा पूरा जो विश्व है वो इंक्लूड हो गए थे। क्यों हो गए थे? यूरोप के जो देश हैं वो क्या, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गए, ये सारे के सारे, जर्मनी हो गया, ये सारे के सारे क्या कर रहे थे, इनकी कॉलोनीज थी, यानी कि इनके जो औपनिवेशिक देश थे उनको भी इन्होंने इनमें इंक्लूड कर लिया था। कैसे किया था? पूरी तरीके से नहीं किया था। उनकी जो सेना है उसे क्या है, वहाँ पर भेजा जाता था। जैसे कि अगर ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेकर चले हम, तो ब्रिटेन आप सभी को पता होगा, भारत को गुलामी में रखने वाला जो ब्रिटेन है, क्योंकि जो ब्रिटेन की कॉलोनी क्या है, पूरे विश्व में बहुत अधिक मात्रा में थी। 25% तक ब्रिटेन की कॉलोनीज थी पूरे विश्व में। ठीक है, उसमें से भारत भी एक था, ठीक है, इंडिया भी एक था। तो इंडिया के जो सैनिक हैं उन्हें क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में भेजा जाता था, और इतनी अधिक मात्रा में भेजा जाता था युद्ध लड़ने के लिए, जितना क्या है ब्रिटिश की खुद की सेना भी नहीं जाती थी। आपको ये ध्यान रखना है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जिस तरीके से इंडिया के सैनिकों को इन्वॉल्व किया गया था, इसी तरीके से बाकी विश्व में जिसकी भी कॉलोनी होती थी उनके सैनिकों का प्रयोग किया जाता था। सैनिकों का, धन का, हर किसी चीज़ का। और उसका जो प्रभाव है, ये हम ये नहीं कह सकते केवल और केवल क्या है ब्रिटेन पे पड़ा। उसका जो प्रभाव है केवल और केवल उन देशों पे पड़ा, जैसे कि मित्र राष्ट्र, ध्रुवीय राष्ट्र, केवल इन देशों पर नहीं पड़ा बल्कि पूरे विश्व में पड़ा। क्योंकि अगर यहाँ पर फिर से मैं एग्जांपल लूँगी ब्रिटेन और भारत का, तो ब्रिटेन की जो कॉलोनी भारत है यानी कि हम, तो उसमें क्या किया था, ब्रिटेन ने सैनिकों को लेकर गए, इन्वॉल्व किया, और उसके बाद धन जो है वो लिया, और इस तरीके से जो संसाधन है उनका प्रयोग किया। तो इस तरीके से क्या है, पूरा का पूरा देखा जाए तो जो इंडिया है उसे क्या है, इंडिया जो है उसका जो संसाधन है, उसका जो धन है, उसका प्रयोग किया जा रहा था, उसकी संपदा का प्रयोग किया जा रहा था। तो जिससे क्या हुआ, जो इंडिया की आर्थिक व्यवस्था है वो भी क्या, बहुत ज़्यादा डाउन होती चलेगी, बहुत ज़्यादा कम होती चलेगी। यहाँ पर हमने ब्रिटेन और इंडिया का एग्जाम्पल देखा। इसी तरीके से बाकी सब भी क्या है, जो विश्व में जितने भी देश थे जो इसमें इन्वॉल्व हुए थे, उनकी जो कॉलोनी थी उनके साथ ऐसा ही हुआ था, उनकी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई थी। तो देखा जाए, इसका प्रभाव केवल और केवल मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र पर न पड़ के पूरे विश्व पर पड़ा था। ठीक है, यहाँ पर ये बात साफ हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, द ग्रेट वॉर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, पहले इसका नाम प्रथम विश्व युद्ध नहीं था, क्योंकि ये माना गया था कि ये जो युद्ध है, ये माना गया था ये युद्ध के बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक चला। कितने टाइम तक चला? 28 जुलाई 1914 से शुरू हुई थी, यानी कि 28 जो जुलाई थी 1914 में शुरुआत हुई थी इसकी, और 11 नवंबर 1918 में जाके समाप्त हुआ था। माना जा रहा था कि बहुत ज़्यादा टेक्निक जो है, यानी कि बहुत सारी जो तकनीकी हैं वो निकाल ली गई हैं, तो उनके कारण क्या होगा, जो ये युद्ध होगा बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। पर इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, बिल्कुल विपरीत हुआ। ये जो वॉर है ये 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक चला। ये आपको पूरा डिटेल में याद रखना है, कब शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका यहाँ से। तो इसलिए क्या है, इसे द ग्रेट वॉर कहा जाने लगा।
अब देखिए द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, यानी कि ये जो युद्ध होगा ये सभी युद्धों को समाप्त कर देगा, यानी कि विश्व में जितने भी युद्ध होने वाले हैं उन सबको समाप्त कर देगा। ये एक ऐसा युद्ध होगा, ऐसा कहा जा रहा था। तो इसलिए क्योंकि जब तक क्या है ये माना जा रहा था कि ये इतना लंबा युद्ध हुआ है, ये इतना बड़ा युद्ध होगा कि अब क्या है, अब जितने भी जो युद्ध हैं अब वापस दोबारा से नहीं होंगे। पर इसका बिल्कुल विपरीत हुआ। हमने देखा, हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, तो ये भी गलत साबित हुआ। ग्लोबल वॉर इसलिए कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, ग्लोबल वॉर इसलिए कहा जाता है केवल और केवल जो मित्र राष्ट्र, ध्रुवीय राष्ट्र वो प्रभावित नहीं हुए, बल्कि पूरा का पूरा जो विश्व है वो इससे प्रभावित हुआ है, चाहे वो आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से देखा जाए, चाहे वो इन्वॉल्व किया गया हो, सैनिक तौर पर इन्वॉल्व किया गया हो, तो किसी भी तरीके से देखा जाए तो ये ग्लोबल वॉर था, यानी कि वैश्विक युद्ध था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। अब यहाँ पर मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल था और ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन शामिल था, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यानी कि अलायंस जो कंट्री थी वो कौन सी थी और सेंटर कंट्री आपकी कौन सी थी जो ये युद्ध हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो मित्र जो राष्ट्र था उसमें रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए। आपको पता होगा जो यूएसए है, मैं आपको बता दूं, जो यूएसए है यानी कि अमेरिका है, वो स्टार्टिंग से इस वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं था। अमेरिका क्या इससे दूर रह रहा था, क्योंकि वो कह रहा था कि यूरोप का युद्ध है, अपने आप सुलझाएंगे, हम नहीं, इसमें हम बीच में नहीं आएंगे। पर जब क्या है, जर्मनी ने मैक्सिको से गुपचुप बातचीत की कि यूएसए पर क्या आक्रमण किया जाएगा, तो ये बात क्या है यूएसए को पता चल गई। इसको लेकर यूएसए क्या है, युद्ध में कूद पड़ा। ठीक है, आपको ध्यान रखना। और यूएसए ने कहा कि मैं इससे कोई भी लाभ नहीं उठाऊंगा, यानी कि युद्ध जीत गया तो कोई लाभ नहीं उठाऊंगा, पर ये जो कॉलोनीज वगैरह है इसका सपोर्ट भी नहीं करूंगा, उपनिवेशवाद का सपोर्ट भी नहीं करूंगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है और आगे चल के इसी के बारे में हम थोड़ा सा और देखेंगे। तो यूएसए कब शामिल हुआ था युद्ध में? 1917 में शामिल हुआ था और 1918 तक शामिल रहा था। ठीक है, आपको ध्यान रखना, क्योंकि 1918 में जाकर ये जो युद्ध है वो समाप्त हो गया था। और जो यूएसए ही एक ऐसी कंट्री थी जिसने क्या किया था, बहुत अधिक मात्रा में सैनिक सामान था, वो बहुत अधिक मात्रा में यूएसए ने क्या किया था, सप्लाई किया था, यानी कि बहुत लाभ कमाया था यूएसए ने इस युद्ध से। अब देखिए जो जापान है वो भी क्या है, मित्र राष्ट्र में था, तो ये नाम याद रखना है। और इटली क्या है, इटली ने भी पहले क्या किया था, इटली कह रहा था कि मैं इस युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। अब उसके बारे में थोड़ा सा और आगे जाकर देखेंगे हम, क्योंकि जो ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी है उसके साथ इटली का क्या है, एक त्रिगुट हो गया था, 3 गुट बन गए थे, तो उसमें इटली शामिल था। और उसमें क्या था कि अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण होता है, युद्ध होता है, तो हम क्या एक दूसरे की सहायता देंगे। परंतु इटली ने ये कहकर मना कर दिया कि हमारे ऊपर युद्ध नहीं हुआ है, बल्कि जर्मनी क्या कर रहा है, जर्मनी दूसरों पर युद्ध कर रहा है, तो अब यहाँ पर मैं साथ नहीं दूंगा। तो इसलिए इटली ने ध्रुवीय राष्ट्र जहाँ पर जर्मनी शामिल है, ऑस्ट्रिया शामिल है, वहाँ पर क्या है, इटली शामिल नहीं हुआ, बल्कि इटली क्या है, मित्र राष्ट्र में जाकर शामिल हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तो इटली भी ऐड कर लीजिएगा। अब जो ध्रुवीय राष्ट्र है, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी। पहले ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों एक थे, अब अलग अलग हो गए हैं, आपको पता होगा। अब जो ओटोमन साम्राज्य है वो भी इसी के अंतर्गत था। ओटोमन साम्राज्य आज का अगर तुर्की देखा जाए तो ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत था। अब इसके बारे में थोड़ा और मैप से हम अच्छे से समझ लेंगे, तो मैप देखकर चलेंगे, मैप से हमें बातें याद रहती हैं। जैसे कि हम मैप देख रहे थे, तो मैप में देखिए जो ये अलायंस है, यानी कि जो मित्र राष्ट्र है वो आपको येलो कलर में दिखाई देगा, जो जर्मनी है वो, और जो सेंट्रल पावर्स यानी कि जो ध्रुवीय राष्ट्र है वो आपको रेड कलर में यहाँ पे दिखाई दिया है। तो देखिए जैसे कि जो फ्रांस है वो क्या है, मित्र राष्ट्र में था। रशिया जो है वो मित्र राष्ट्र में था। जो इटली है, जैसे मैंने आपको बताया, वो क्या था, वो मित्र राष्ट्र में था। और इस साथ जो ग्रेट ब्रिटेन है वो मित्र राष्ट्र में था। जापान जो है वो मित्र राष्ट्र में था। तो कहाँ कहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जर्मनी है, जर्मनी जो है वो आपका ध्रुवीय राष्ट्र में था, यानी कि जो सेंट्रल पावर है उसमें था। उसके नीचे ही जो ऑस्ट्रिया हंगरी है वो इसके अंदर था। और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ओटोमन जो साम्राज्य है, यानी कि ओटोमन जो एम्पायर है वो यहाँ पर नीचे है। तो ये जर्मनी, ये 3 ही जो थे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में जो कुछ ये आते हैं ये अलग थे, ये आपके जो मित्र राष्ट्र में थे। जो इम्पोर्टेंट जो मित्र राष्ट्र के हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस तरीके से था ये। अब अगर जो वर्ल्ड वॉर 1 है उसके पृष्ठभूमि की बात की जाए, यानी कैसे शुरुआत हुई थी उसकी बात की जाए, तो उसमें हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम जर्मनी की लेकर चले, तो जर्मनी में क्या था, उस टाइम पर जर्मनी में 19वीं सदी आई थी। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, 19वीं सदी के जो बीच में जो विदेशी नीति है वो जर्मनी ने अपनी आक्रामक बना ली थी। और जर्मनी के अंदर क्या आ गया था, अब उसे क्या करना है, साम्राज्य विस्तार करना, अपना ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य विस्तार करना। जैसे कि जो ब्रिटेन है उसने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी बहुत अधिक मात्रा में पूरे विश्व में। इसी तरीके से जर्मनी भी चाहता था अब वो भी क्या करे, साम्राज्य विस्तार करे। और इसके लिए अगर कोई अपनी पावर दिखाना चाहता है, अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता है, तो उनका एक ही ये
उनके बीच में ये फैल गया था कि इसके लिए क्या करना पड़ता है, वॉर ही करना पड़ता है, युद्ध ही करना पड़ता है। अब देखिए जो 1990 ईस्वी में जर्मनी की जो नौसेना है वो भी उन्होंने क्या की, बहुत ज़्यादा अपनी मजबूत बना ली कि अब जो है वॉर करना पड़ेगा, तो जो विदेश नीति वो भी मजबूत होनी चाहिए, जो नौसेना है वो भी मजबूत होनी चाहिए। और औपनिवेशिक विस्तार के कारण क्या है, इंग्लैंड उसका शत्रु बनता गया, दुश्मन बनता गया। क्यों बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रिटेन का क्या था, यानी कि इंग्लैंड का 25% तक क्या था, कॉलोनीज थी पूरे विश्व में। तो इसलिए अब जो इंग्लैंड है उसकी कॉलोनीज को अगर जर्मनी छीनेगा तो उसके लिए वो क्या है, वो शत्रु बनता चला जाएगा उसका। तो यही हुआ और इसके बाद जो थोड़ा थोड़ा जो युद्ध होने की जो संभावना है वो प्रकट होनी शुरू हो गई। इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड क्या है, सैन्य सुरक्षा हेतु उसने क्या किया, 1904 में जापान के साथ क्या किया, उसने संधि की थी। तो आपको ध्यान रखना है 1904 में तो जापान के साथ की थी। और 1907 की बात की जाए तो उसमें इंग्लैंड ने फ्रांस और रूस के साथ क्या की, एक संधि कर ली। तो ये जो संधियाँ हो रही थी ये गुपचुप हो रही थी, यानी किसी को पता नहीं चलता था और ये आपस में संधियाँ कर लेते थे, किसी दूसरे जो देश है उसको भनक नहीं लगने देते थे। तो ये जो तीन जो गुटों की, यानी कि फ्रांस, रूस और इंग्लैंड की 1907 में, आपको ध्यान रखना 1907 में जो ये तीन जो ये गुट थे इनकी जो संधि हुई इनके बीच में, इसे कहा जाता है त्रिवर्ग मैत्री, आपको ध्यान रखना है। और ये जो त्रिवर्ग मैत्री है ये क्यों की गई थी इंग्लैंड के द्वारा, क्योंकि फ्रांस तो जर्मनी ने क्या किया था, अपनी त्रिगुट जो संधि है वो बनाई हुई थी, यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ये तीन जनों की 1882 में क्या हुआ था, त्रिगुट संधि हुई थी। इसी को लेकर इसी का बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया कि अगर बाई चांस ये हमारे ऊपर आक्रमण करते तो हमारे पास भी प्लानिंग होनी चाहिए। तो इसलिए इंग्लैंड ने क्या किया 1904 में, क्योंकि बाद में बनाई गई इस तरीके से याद कर सकते हैं, 1907 में क्योंकि बाद में बनाई गई इस तरीके से याद कर सकते हैं, 1907 में फ्रांस, रूस और इंग्लैंड की एक त्रिवर्ग मैत्री की जो संधि है वो कर ली थी। अब इसे हम जो है थोड़ा मैप में समझ लेते हैं, ये जो त्रिवर्ग और ये जो त्रिगुट है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है और इटली है, इन तीनों ने 1882 में क्या किया था, एक जो संधि है यानी कि त्रिगुट जो संधि है वो बना ली थी। और इसी के बदला लेने के लिए जो फ्रांस, ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम हो गया ये पूरा का पूरा, और ये रशिया, इन्होंने क्या किया 1907 में क्या किया, संधि बनाई, संधि की और उसका नाम रखा त्रिवर्ग मैत्री। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है और इसमें कौन कौन शामिल थे ये भी ध्यान रखना है। आगे चलकर इसी के कारण क्या हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हुआ था। अब अगर हम फ्रांस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रांस और जर्मनी बिल्कुल पास पास हैं। तो 1870 में क्या किया था, जो जर्मनी का एक जो क्षेत्र है प्रशा, उसने क्या किया, फ्रांस पर आक्रमण कर लिया था। और फ्रांस का जो एक क्षेत्र महत्वपूर्ण, जहाँ पर खनिज जो क्षेत्र था वो महत्वपूर्ण था फ्रांस के लिए, और उसे क्या किया, उस पर अधिकार कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। वो क्षेत्र था एल्सन लोरेन। तो देखते हैं वो कहाँ पर था और किस प्रकार से था, जिसके कारण क्या हुआ, आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध की संभावना रही। और हमेशा जर्मनी को डर रहता था कभी जो फ्रांस है वो मुझ पर आक्रमण ना कर दे, इस क्षेत्र को उसने छीन लिया था। इसलिए उसने क्या किया था, ये त्रिगुट जो संधि थी वो कर ली थी कि अगर फ्रांस मुझ पर हमला करेगा तो हम तीनों क्या है एक साथ हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फ्रांस है और यहाँ पर ये जर्मनी है, इसके बीच का जो ये आपको रेड कलर का ये जो एरिया दिख रहा है, यानी कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये जोड़ने वाला जो रेड कलर का एरिया है, यही था एलेंस लोरेन, यही था ये क्षेत्र। और इस पर क्या जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। अब जर्मनी क्या डायरेक्ट क्या कर सकता था, यहाँ से फ्रांस पर क्या कर सकता था, हमला कर सकता था। तो इसलिए फ्रांस को हमेशा डर रहता था कि कभी ऐसा ना कर दे, और जर्मनी को डर रहता था कभी फ्रांस क्या है उस क्षेत्र को लेने के लिए हमारे ऊपर हमला ना कर दे। अब अगर रूस को देखा जाए तो रूस में क्या था, ये हम सारे के सारे जो यूरोपीय क्षेत्र हैं उनके बारे में देख रहे हैं। तो जो रूस था, तो रूस में क्या था, क्षेत्र विस्तार हेतु क्या किया, रूस चाहता था कि उसका भी क्षेत्र विस्तार हो, क्योंकि साम्राज्यवाद उस टाइम पर जो साम्राज्यवाद है वो चल रहा था कि अपने क्षेत्र का विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो जो रूस है वो भी क्षेत्र विस्तार चाहता था, और वो क्या चाहता था कि जो पूर्वी यूरोप है उसका जो क्षेत्र, बाल्कन जो क्षेत्र है वो उसके पास आ जाए। क्यों चाहता था ऐसा, रूस में भी स्लाव जाति थी, यानी कि स्लाव बोलने वाले थे, और जो बाल्कन क्षेत्र है उसमें भी वही थे ज़्यादातर। तो इसलिए रूस चाहता था कि जो बाल्कन क्षेत्र है वो हमारे अंदर आ जाए। परंतु इस जो बाल्कन क्षेत्र है उसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी जो है उसका प्रभाव रहता था, यानी कि उसके पास में था। बिल्कुल आपने देखा यहाँ पर ये जर्मनी है और यहाँ पर ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, और उसके नीचे ही यहाँ पर क्या बाल्कन जो क्षेत्र अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, कुछ क्षेत्र आज़ाद हो चुके हैं ऑस्ट्रिया हंगरी से, तो वो थे।
अब वो अलग अलग थे, छोटे छोटे जो क्षेत्र थे, जो बाल्कन क्षेत्र, तो इसलिए उन्हें हमेशा ये डर रहता था बाल्कन क्षेत्र को कि कभी रूस हमें क्या है मजबूरन अपने अंदर शामिल ना कर ले या फिर ऑस्ट्रिया हंगरी शामिल ना कर ले। तो इसलिए बाल्कन क्षेत्र के अंदर उस टाइम पर क्या होता है, राष्ट्रीय भावना का उदय हो रहा था कि हमें क्या है, हमें एक अलग राष्ट्र बनाना है, यानी कि जितने भी बाल्कन क्षेत्र अलग अलग हैं उन्हें क्या है मिलकर एक राष्ट्रीय जो राष्ट्र है उसका निर्माण करना है। तो ये रहता था। तो एक बार बाल्कन क्षेत्र की तरफ हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर देखिए तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, इसके नीचे ये बोस्निया, ठीक है, ये था, और यहाँ पर ये जो सर्बिया है और ये रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे के सारे क्या थे, ये बाल्कन क्षेत्र थे। ये जो ये हिस्सा है बाल्कन क्षेत्र था। और बोस्निया जो था वो क्या था, ऑस्ट्रिया हंगरी में था। ये भी आज़ाद होना चाहता था। तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, जब हम तत्कालिक कारण देखेंगे तो उसमें देखेंगे बोस्निया है उसने किस प्रकार से जो विश्व युद्ध है उसे प्रारंभ करने में मजबूर ही कर दिया। अब जो सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे जो क्षेत्र थे ये बाल्कन क्षेत्र थे और अपना एक अलग जो राष्ट्र है उसका निर्माण करना चाहते थे। तो राष्ट्र भावना बहुत अधिक मात्रा में उभर गई थी इन क्षेत्रों के अंदर। पर जो ये क्षेत्र थे इन पर क्या है, ऑस्ट्रिया हंगरी चाहता था कि इन्हें हम अपने अंदर शामिल कर ले दोबारा से, और जो रूस है वो चाहता था कि ये हमारे अंदर शामिल हो जाए। ऑटोमन साम्राज्य जो यहाँ पर था वो चाहता था कि ये हमारे अंदर शामिल हो जाए। तो देखा जाए जो बीच का जो बाल्कन क्षेत्र है इस पर क्या है, हमेशा युद्ध का जो संकट है वो गहराता रहता था और हुआ भी था। 3 छोटे छोटे बाल्कन जो युद्ध हैं वो हुए थे, बाल्कन क्षेत्र में युद्ध हुए थे। एक ऑस्ट्रिया हंगरी ने किया था, एक रशिया ने किया था, एक ऑटोमन साम्राज्य ने किया था। पर जो ये सबसे बड़ा युद्ध हुआ वो क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के तौर पर हुआ, और किस प्रकार से हुआ वो हम अच्छे से देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसकी पृष्ठभूमि क्या रही। अब हम देखेंगे जो प्रथम विश्व युद्ध है उसके कारण क्या रहे, क्यों हुआ ये प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ। तो इसमें देखिए साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। तो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा जैसे मैंने आपको बताया, जो साम्राज्यवाद है उसका विस्तार करने में, अपना क्षेत्र विस्तार करने की जो नीति थी उस टाइम पर चल गई थी। और आपको पता होगा जैसे मैंने आपको बताया, ब्रिटेन ने पूरे विश्व में बहुत अधिक जो क्षेत्र था वो क्या साम्राज्यवाद जो था उसका हो गया था, कॉलोनीज बनाई हुई थी उसने। तो ये जो क्षेत्र विस्तार है ये जो था ये एक कारण बना प्रथम विश्व युद्ध का। किस प्रकार से बना चलिए देखते हैं। इसमें क्या है, 19वीं शताब्दी के आते आते 19वीं शताब्दी में जो पूरा यूरोप है, ज़्यादातर यूरोप के जितने देश है वो साम्राज्यवादी जो विस्तार है वो कर चुके थे। परंतु जो बिस्मार्क की नीति के कारण जो जर्मनी है वो नहीं कर पाया था अपना साम्राज्य विस्तार, परंतु वो क्या चाहता था, अब करना चाहता था, 19वीं शताब्दी में करना चाहता था अपना साम्राज्य विस्तार। और इसके लिए एक जरिया माना जाता था युद्ध करना। इसके कारण तो ये जैसे कि आपको पता होगा, जर्मनी फ्रांस पर जब आक्रमण किया तो जो एल्सन लॉरेंस वाला जो एरिया है वो ले लिया था। तो ये साम्राज्य विस्तार ही तो किया जा रहा था। अब देखिए जो कूटनीतिक संधियाँ, जैसे मैंने आपको बताया जो ये संधियाँ हो रही थी, गुपचुप जो संधियाँ हो रही थी, अलायंसेस हो रही थी, तो ये भी एक कारण था। किस प्रकार से जो संधियाँ गुपचुप की जा रही थी इसके कारण क्या हो रहा था, और ये शुरुआत किसने की थी, जर्मनी का जो बिस्मार्क जो नेता था उसने क्या है इसकी शुरुआत की थी। गुपचुप जो एक कूटनीतिक जो संधियाँ हो रही थी उसकी शुरुआत की थी। और आपको जैसे मैंने बताया था त्रिगुट जो संधि 1882 में जर्मनी के द्वारा की गई थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, 3 जने थे, इसलिए इसे त्रिगुट संधि 1882 कहा जाता है। अब जो त्रिवर्ग मैत्री 1907 है उसमें क्या है, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ये 3 हैं, इसलिए इसे भी क्या है त्रिवर्ग मैत्री संधि कहा जाता है 1907। और ये जो संधि की गई थी त्रिवर्ग मैत्री संधि, ये त्रिगुट संधि के विरोध में की गई थी, क्योंकि ये जो संधि है ये चुपके से कर ली गई थी, तो इसके विरोध में फ्रांस के द्वारा ये जो संधि करवाई गई थी। ठीक है, तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि जो कूटनीतिक संधियाँ है उसके कारण क्या हो रहा था, जो देश हैं उनके बीच में जो अलगाव है, यानी कि जो अलगपन जो है वो, जो अलगाव है, जो अलगपन है वो उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया था। तो ये चीज़ हमने यहाँ, और इसके बाद तो इसके कारण भी क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध होने की जो संभावना है वो भी और ज़्यादा मुखर होती चली गई। अब जो सैन्यवाद है वो भी प्रमुख रहा है। कैसे रहा है सैन्यवाद, जैसे कि आपको पता होगा जो गुप्त संधियाँ की जा रही थी उनके कारण जो राष्ट्रों में अविश्वास की जो भावना थी वो उत्पन्न हो रही थी कि ये जो राष्ट्र वो हम पर आक्रमण कर सकते हैं, और दूसरा जो गुट समझ रहा था ये राष्ट्र हम पर आक्रमण कर सकते हैं। तो ये जो अविश्वास की भावना थी वो क्या हो रही थी, वो बढ़ती जा रही थी। और इसके कारण क्या, जो ये राष्ट्र उस टाइम पर जो तकनीक वो इतनी ज़्यादा विकसित हो गई थी, जो गन्स हैं उनका बहुत ज़्यादा जो है निर्माण किया जा रहा था, और जो भी जो सैन्य वस्तुएं वो बनाई जा रही थी, बम वगैरह, तो इनके कारण क्या है जो युद्ध होने की संभावना है वो और भी ज़्यादा विकसित होती जा रही थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे उग्र राष्ट्रवाद।
मोस्टली बस आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये समझने हैं, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वर्साई संधि, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग का जो टॉपिक था वो त्रिकूट संधि और त्रिवर्ग संधि, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपको जो एक इम्पॉर्टेंट और मिलेगा जो तत्कालिक कारण होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, फिर वर्साई संधि जो है पूरी की पूरी आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे जाते हैं तो उसमें से क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं अगर प्रथम विश्व युद्ध में से क्वेश्चन आए हुए हैं तो। अब देखिए जो उग्र राष्ट्रवाद है यानी कि नेशनलिज्म की जो भावना है वो उत्पन्न हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया बाल्कन राज्य जो था, बाल्कन क्षेत्र जो था उसमें भी क्या है राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो रही थी। तो राष्ट्रवाद किसे कहा जाता है? अगर राष्ट्रवाद की विचारधारा देखी जाए तो उस विचारधारा देखी जाए तो उसमें क्या है वस्त्र भाषा धर्म संस्कृति या जो क्षेत्र है वो क्या है एक समान होते थे, तो वहाँ पर क्या है जो राष्ट्रवाद की भावना है वो उत्पन्न हो जाती थी। यानी कि एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग रहते थे तो वो राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करते थे, तो ये चीज़ होती थी, कॉमन चीज़ देखी जाती थी। 1870 की बात की जाए तो उसके पश्चात क्या है यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना है वो बहुत ज़्यादा पनपी। ये जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही थी उसने अपना जो एक पड़ाव किया वो क्या किया युद्ध के रूप में देखा। यानी कि जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको साबित करने का एक तरीका यही समझा जाता था कि युद्ध करके दिखाया जाए, युद्ध के बल पर क्या किया जा सकता है अपने आप को साबित करके दिखाया जा सकता है। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन था? जर्मनी, रूस, बाल्कन के जो क्षेत्र हैं, पोलैंड, ये सारे के सारे क्या हैं इसी चीज़ में लगे हुए थे। अब देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उस टाइम पे जैसे कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो जो यूएनओ है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है अभी वर्तमान में उसे। तो जो संयुक्त राष्ट्र है वो क्या है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, पर उस टाइम पर प्रथम विश्व युद्ध से पहले क्या है कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो क्या कर सके इनकी पावर को कंट्रोल में कर सके। एक प्रयास किया गया था 1815 ईस्वी में जो नेपोलियन की हार के बाद एक प्रयास किया गया था कि वियना सम्मेलन के दौरान एक प्रयास किया गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसे जन्म दिया जाए, उसे स्थापित किया जाए। तो वो क्या वियना कांग्रेस के रूप में प्रयास किया गया था उस संस्था का, परंतु वो क्या 1825 तक क्या हो गई थी वो समाप्त हो गई थी, वो नहीं चल पाई थी इतने लंबे टाइम तक। तो ये कारण रहा था अंतर्राष्ट्रीय संस्था न होने का। समाचार पत्र हैं उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है प्रथम विश्व युद्ध को करने में। तो समाचार पत्र यानी कि जो अखबार है उन्होंने किस प्रकार से निभाई? हर देश के जो अखबार होते थे वो क्या करते थे दूसरे देशों के जो उनसे कटते थे जो देश, उनके बारे में जो आलोचनाएं हैं वो अपने अखबारों में करते थे। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए तो इंग्लैंड का जो अखबार होता था उसमें जर्मनी की आलोचना की जाती थी, और इंग्लैंड की जो राजा होते थे उसकी जो आलोचना है वो कहाँ पर जर्मनी के अखबार में की जाती थी। इससे क्या हुआ एक दूसरे के मन में, जो देश है उनके मन में क्या हुआ एक दूसरे से जो बैर का भाव होता है वो उत्पन्न उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया। अब देखिए जैसे मैंने आपको बाल्कन क्षेत्र के बारे में बताया था, तो बाल्कन क्षेत्र की जटिलता देखी जाए तो उसमें क्या है त्रिवर्ग और त्रिकूट हैं उनमें क्या है आमने सामने आ गए थे, किस प्रकार से आए थे वो हम देखेंगे। तो जो रूस का जो स्लाव, जो मैंने आपको बताया जो रूस की जो स्लाव जाति है वो क्या है बाल्कन क्षेत्र में भी था। तो रूस क्या चाहता था मैं उसका संरक्षण करूं, यानी कि रूस चाहता था कि जो बाल्कन क्षेत्र है वो मेरे में शामिल हो जाए। दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रिया है वो चाहता था कि जो सर्ब आंदोलन है उसे दबा दिया जाए और दोबारा से क्या किया जाए ऑस्ट्रिया का जो प्रभाव है वो बाल्कन क्षेत्र में कर दिया जाए। जैसे मैंने आपको बताया कुछ जो बाल्कन क्षेत्र हैं वो क्या है आज़ाद हो गए थे, अलग हो गए थे ऑस्ट्रिया हंगरी से, तो वो चाहता था दोबारा से मुझ में शामिल हो जाए। तो दोनों तरफ से देखा जाए रूस और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से क्या है बाल्कन क्षेत्र को जीतना चाहते थे, ये कारण रहा। और इसकी वजह से अगर देखा जाए बाल्कन क्षेत्र तो आज़ाद हुआ ही था, जो ऑस्ट्रिया के अंदर हमने जो सीनिया देखा था वो भी क्या है इसके साथ जो और भी जो थे छोटे छोटे वो चाहते थे कि हम अलग हो जाएं इनसे, ऑस्ट्रिया हंगरी से अलग हो जाएं। पर ऑस्ट्रिया हंगरी क्या अपना प्रभाव जमाए हुआ था उनमें। एक बारी हम मैप से समझ लेते हैं, फिर हम जो तत्कालिक कारण है वो हम पढ़ेंगे। जो बोस्निया है ये ऑस्ट्रिया हंगरी से, और ये हो गया ऑस्ट्रिया हंगरी से अलग होने चाहते थे, पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने अलग नहीं कर रहा था। तो जो सर्बिया है वो क्या है इनका साथ देना चाहता था कि इन्हें अलग कर लूँ मैं। तो जो बोस्निया है उसमें क्या हुआ एक घटना हुई, बिल्कुल तत्कालिक कारण रहा है प्रथम विश्व युद्ध का। एक घटना हुई, पूरा का पूरा जो यूरोप है अगर देखा जाए वो एक बारूद की तरीके से है, वो भी हम देखेंगे। यानी कि छोटी सी चिंगारी फेंक दी जाएगी तो वहाँ पर क्या है आग लग जाएगी। तो वही काम किया यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया के जो राजा बनने वाले थे यानी कि जो राजकुमार फर्डिनेंड है उनकी हत्या बोस्निया में कर दी गई, और ये माना गया बोस्निया की मदद कौन कर रहा था सर्बिया कर रहा था। तो बोस्निया इतनी पास में है और यहाँ पर सर्बिया, तो सर्बिया इसकी मदद कर रहा था कि ये आज़ाद हो जाए।
तो ये माना गया। तो इसी को लेकर ऑस्ट्रिया में इतना, क्योंकि अब एक राजा जो बनने वाला है उसकी मृत्यु की गई है, तो इसको लेकर उसकी हत्या की गई है, तो इसको लेकर हंगामा तो होने ही वाला था। तो यही हुआ यहाँ पर। इसी के बाद जो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो हो गई। अब देखिए तत्कालिक कारण की बात की जाए तो पूरा यूरोप, जैसे मैंने कहा, बारूद की तरीके से, यानी कि थोड़ी चिंगारी फेंकी जाएगी तो वहाँ पर क्या है, आग लग जाएगी। वही काम किया, आग लगाने का काम किया। 28 जून की जो घटना है, 28 जून 1914 की घटना, उसमें क्या हुआ, जो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार फर्डिनेंड है उनकी जो हत्या बोस्निया में कर दी गई। बोस्निया क्या है, वही काम क्या किया, 28 जून 1914 की जो ऑस्ट्रिया की घटना हुई, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार फर्डिनेंड है वो क्या है, घूमने गए थे बोस्निया, यानी कि बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में घूमने गए थे। तो ये बोस्निया की राजधानी था। तो इसमें क्या हुआ, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इसके बाद जो है युद्ध जो है प्रारंभ हो गया, क्योंकि सर्बिया ने क्या किया, बोस्निया का साथ दिया इस चीज़ में। वो उसे सप्लाई कर रहा था, उसका साथ दे रहा था, प्लानिंग कर रहा था। तो ये जो साथ दिया गया, यहीं से क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो हो गई। अब जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर DSSP हो, KV हो या NVS हो, इसमें इसके डीप में नहीं पूछा जाता है किस देश ने कब जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है। जो आपको पूछा जाएगा वो मेन अब जो है अब आपका स्टार्ट होने वाला है, वो आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए देखते हैं। इसके परिणाम पूछे जाते हैं, क्या परिणाम हुए। इसके साथ साथ जो वर्साई संधि है वो पूछी जाती है, कि उसकी वर्साई संधि के बारे में पूछा जाएगा, वो भी हम देखेंगे। तो ये परिणाम, जैसे मैं आपको कहा था कि मैं साथ साथ बताते चलूँगी किस टाइप से पूछे जाते हैं। केवल और केवल हम वो कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आर्थिक परिणाम की बात की जाए तो इसमें क्या है, जब पूरा विश्व जो है, चाहे वो कॉलोनी हो, चाहे वो मित्र राष्ट्र हो, चाहे धुरी राष्ट्र हो, पूरा विश्व जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था। तो उससे क्या हुआ, धन संपदा जो है उसका विनाश हुआ था बहुत अधिक मात्रा में। अगर युद्ध होता है तो युद्ध ऐसे तो युद्ध नहीं हो जाता, उसमें जो सैन्य खर्च हो गया, अब जो सैनिक बीमार होते हैं उनको ठीक करवाना हो गया, जो सेना के लिए जो भी सामान होता है उसे सप्लाई करना, उसमें भी धन खर्च होना, ये सारी जो चीज़ें हैं उनका विनाश हुआ था। और प्रतिदिन अगर देखा जाए, उस जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध, तो हर दिन क्या है, अगर देखा जाए 40 से 44 तक, यानी कि 40 से लेकर 44 करोड़ तक का जो है वो जो धन है वो खर्च होता था। तो ये बहुत बड़ी मात्रा हो जाती है। इसके कारण क्या हुआ, मुद्रा की जो कीमत है वो गिरनी स्टार्ट हो गई। मुद्रा की कीमत कैसे गिरी, मुद्रा की कीमत गिरने का मतलब होता है, आपको पता होगा जो प्रथम विश्व युद्ध है उसमें क्या किया, यूरोप की जो दशा है वो बदल दी थी। जो महान शक्तियाँ बनी बैठी थी, जैसे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, उनकी जो हालत है बहुत ज़्यादा खराब हो गई और वो क्या है, उनकी शक्ति कम हो गई। यहाँ पर मुद्रा की कीमत गिरने का मतलब यहाँ पर यही है कि उस टाइम पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या है, जो ये शक्तियाँ थी, महान शक्तियाँ बन के बैठी थी, वो क्या कर रही थी, ऋण ले रही थी किसी से। यानी कि अगर उन्हें युद्ध चालू रखना है तो उसके लिए धन की आवश्यकता थी, तो उसके लिए क्या है, अपने पास जब खजाना खत्म हो जाता है तो हम ऋण लेते हैं। उसी तरीके से उन्होंने ऋण लिया, ऋण लेने के कारण क्या हुआ, उनके ऊपर उसे चुकाना भी पड़ेगा। तो जैसे ही प्रथम विश्व समाप्त होता है तो उसके बाद वो क्या, बहुत अधिक मात्रा में जो मुद्रा है वो छापनी स्टार्ट कर देते हैं। जब मुद्रा बहुत अधिक मात्रा में जो अर्थव्यवस्था है उसमें आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है, जो कीमतें हैं वो गिरने स्टार्ट हो जाती है, महंगाई ज़्यादा हो जाती है। यानी कि जब धन आपके पास ज़्यादा होता है तो आप ज़्यादा वस्तुएं खरीदते हैं, मार्केट में ज़्यादा क्या होती है, मांग होती है वस्तुओं की, तो प्राइस जो वस्तु जो है वो बहुत सीमित मात्रा में है। तो इसलिए क्या है, वस्तुओं की पूर्ति ना होने के कारण उनका जो प्राइस होता है वो क्या है, वो बढ़ा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, इसे कहा जाता है मुद्रा की कीमत का गिरना, और इससे क्या होता है, महंगाई जो होती है वो बढ़ जाती है। तो यही चीज़ हुई प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन देशों में। अब देखिए, जो उद्योग और जो कारखाने हैं उनमें भी कमी आई, क्योंकि जब धन नहीं होगा तो उद्योग धंधे कैसे चलेंगे, और जो बेरोजगारी है उसमें भी वृद्धि हुई, भारी वृद्धि हुई। तो ये हुए थे आर्थिक परिणाम। अब हम सामाजिक परिणाम की बात करें तो सामाजिक जो परिणाम है उनकी बात करें तो उसमें क्या है, जो कार्य क्षेत्र, क्योंकि जो बहुत अधिक मात्रा में जो सैनिक के तौर पर जो व्यक्ति हैं, जो पुरुष हैं, उन्हें भेजा जाता था युद्ध लड़ने के लिए, तो अब जो महिलाएं हैं वो अपना घर चलाने के लिए जो है महिलाएं हैं वो क्या, कार्य क्षेत्र में प्रवेश किया उन्होंने। तो बहुत अधिक मात्रा में जो महिलाएं हैं उनका क्या, कार्य क्षेत्र में प्रवेश शुरू हो गया इसके बाद। तो ये अच्छा काम हुआ था। अगर जातीय तथा नस्लीय कटुता जो देखी जाए वो भी कम होती चली गई, यानी कि जो जातीय और नस्लीय तौर पर एक दूसरे में भेद करते थे, तो सेना जो सैनिक के तौर पर सब एक साथ क्या है, युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, उसमें भेद नहीं देखा जाता है कि ये कौन सी नस्ल का है, कौन सी जाति का है। तो ये जो भेद है वो बहुत कम होता चला गया। ये हुआ था इसमें परिणाम अच्छा। अगर देखा जाए, जो संक्रामक बीमारियां वो फैलनी स्टार्ट होगी, बहुत अधिक मात्रा में जो सैनिक है वो भेजे जाने के कारण एक साथ क्या है, वो एक
जो खान के टाइप होता है उसके अंदर रहकर क्या करते थे, जो गोले बारूद हैं उनका प्रयोग करते थे। तो देखते हैं किस प्रकार से रहते थे और उसके कारण क्या हुआ, जो संक्रमण बीमारी है, महामारी है, वो फैलनी स्टार्ट हो गई थी पूरे विश्व में। आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक खान के टाइप होता क्या है और यहाँ पर ये जो सैनिक है किस तरीके से छिपके बैठा हुआ है। तो ये चीज़ थी। अब आगे देखिए तो हम जो शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या हुई, हानि हुई। कैसी हुई हानि? अगर शिक्षा की बात की जाए तो जो युवा हैं वो क्या है, सेना में भर्ती कर दिए जाते थे विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। तो जो शिक्षा है वो युवा ही लेते थे। तो जो शिक्षा यानी कि जो छात्र हैं उनकी कमी होगी तो शिक्षा में हानि हुई बहुत ज़्यादा। उत्पादन जो नियंत्रण हेतु जो कारखानों का पूरा का पूरा जो नियंत्रण है वो किसने ले लिया? सरकार ने ले लिया, क्योंकि अब जो है धन तो नहीं था, तो इसलिए जो उत्पादन नियंत्रण के लिए सरकार ने पूरे कारखाने जो हैं उन पर नियंत्रण कर लिया, अधिकार कर लिया। इसके कारण क्या हुआ, जो समाजवादी विचारधारा है वो क्या हुई, वो डेवलप हुई, उसका विकास होना शुरू हो गया। जो श्रमिक हैं उनकी कमी हो गई। कमी के कारण क्या है, जो श्रमिकों की जो मांग है उसमें वृद्धि हुई। तो अगर श्रमिकों की मांग में वृद्धि होने स्टार्ट हो गई थी तो अब श्रमिकों के खुद की मांगे भी होंगी कि हमारी चीज़ें ये होनी चाहिए तभी हम काम करेंगे। तो ये चीज़ें हो गई थी। इसके कारण जो श्रमिक संगठन है उसने बहुत अहम भूमिका निभाई और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब अगर राजनीतिक परिणाम की बात की जाए तो यहाँ पर राजतंत्र का पतन हो गया था और लोकतंत्र क्या है उसका विकास हुआ था। किन किन में हुआ था? जैसे ऑस्ट्रिया, रूस, तुर्की और जर्मनी, इन सब में क्या है, लोकतंत्र का विकास हुआ था, राजतंत्र समाप्त हो गया था। इसके साथ साथ जो इटली में फांसीवाद का उदय हुआ, और फांसीवाद का उदय किसने किया? मुसोलिनी ने किया। तो ये आपका टॉपिक भी है, इटली में फांसीवाद और जर्मनी में क्या है, नाजीवाद। ये टॉपिक है आपका, इससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। और जर्मनी में हिटलर के द्वारा क्या, नाजीवाद का जो है विकास हो गया था। और इसके साथ साथ जब हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है वो नहीं थी, उसी के कारण क्या है, युद्ध हुआ था। एक कारण ये भी रहा था। तो इसको देखते हुए लीग ऑफ नेशंस जो है उसका गठन किया गया, उसकी स्थापना की गई। अब यूएसए एक महाशक्ति के रूप में क्या है, उभर कर सामने आया, क्योंकि हमने देखा कि जो फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, उन्होंने क्या है अपना सब कुछ क्या है गवा दिया इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और ये जो शक्तियाँ विश्व में महत्व रखती थी वो उनका जो महत्व बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब जो यूएसए ने बहुत जो है इसमें बहुत चीज़ें कमाई है। जैसे कि देखा जाए सेना के लिए जो भी चीज़ें होती थी, गन्स वगैरह, वो सारी यूएसए सप्लाई होती थी। तो इससे जो प्रॉफिट जो है यूएसए को हुआ है प्रथम विश्व युद्ध से, इसके बाद वो एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। तो ये चीज़ें हुई इसके प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अब हम देखेंगे वर्साई संधि। वर्साई संधि क्या थी तो देखते हैं कि वर्साई संधि के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, भूल कर भी मत भूलना ये वर्साई संधि। क्या थी वर्साई संधि? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या है, पेरिस में एक सम्मेलन किया गया था 1919 में। आपको ध्यान रखना 1919 में एक सम्मेलन किया गया था पेरिस में। उसके दौरान ही क्या हुआ था, लीग ऑफ नेशंस जो है उसका गठन हुआ था। और हारे हुए जितने भी देश थे, जैसे कि जर्मनी उनमें से एक था, पूरा विश्व युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका जिम्मा जो है जर्मनी पे थोप दिया गया, क्योंकि जर्मनी ने ही क्या किया था, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। तो जर्मनी में पूरा जिम्मा थोप दिया गया कि जर्मनी ने क्या है, जो ये प्रथम विश्व युद्ध है वो बेखाम में किया है और हमारा जो है धन खर्च करवाया, मित्र राष्ट्रों का ऐसा कहना था। तो हारे हुए जो देश थे उनके लिए जो संधि है वो की गई थी मित्र राष्ट्रों के द्वारा, मित्र राष्ट्रों की क्षतिपूर्ति करवाने के लिए हारे हुए देशों के द्वारा संधि की गई थी। और उसमें से सबसे ज़्यादा जर्मनी प्रभावित हुआ है और उसके कारण जर्मनी को विमर गणराज्य भी कहा जाता है। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद जर्मनी को विमर गणराज्य कहा जाने लगा और नवंबर अपराधी कहा जाने लगा। नवंबर अपराधी इसलिए कहा जाने लगा, जर्मनी की खुद की जो जनता थी उन्हें लग रहा था कि जो जर्मनी है उसे आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जर्मनी क्या अभी लड़ सकता था। तो एक गंदी निगाह से जो है जर्मनी को देखना स्टार्ट कर दिया गया था और उसे क्या है नवंबर के जो अपराधी वो कहना शुरू कर दिया गया था। अब जो जर्मनी का जो मित्र राष्ट्र के साथ संधि हुई थी उसका नाम था वर्साई संधि और ये हुई थी 28 जून 1990। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पूछी जाती है। और वर्साई संधि के बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है जब भी वर्ल्ड वॉर से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब जो ये वर्साई संधि उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी वो अब हम देखेंगे। बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था जर्मनी और इसी का कारण एक बना था हिटलर का उदय, वो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखेंगे। ये जो वर्साई संधि हुई थी इसमें ये 4 जो देश थे, अमेरिका के जो राष्ट्रपति वुडरो विल्सन पेरिस सम्मेलन में शामिल हुए थे, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रेंच प्रधानमंत्री क्लीमेसो, इटलियन प्रधानमंत्री ओरलैंडो, ये सारे शामिल हुए थे। आपको इनके नाम याद रखने। और वर्साई जो संधि थी उसके प्रावधान जो स्टार्टिंग के जो 26 प्रावधान हैं
वो क्या है, राष्ट्र संघ यानी कि जो यूएनओ है, यानी कि जो लीग ऑफ नेशंस है, उसके संविधान को मान लिया गया। यानी कि स्टार्टिंग का जो वर्साई संधि का जो स्टार्टिंग के 26 धाराएं थी, उन्हें क्या संविधान मान लिया गया लीग ऑफ नेशंस का, आपको ध्यान रखना है। अब जो इसके अंदर कौन कौन से प्रावधान हुए हैं वो अब हम देखेंगे जर्मनी को लेकर। जो एल्सन लोरेन का जो क्षेत्र आपको पता होगा फ्रांस से छीन लिया गया था जर्मनी के द्वारा, तो वो जो क्षेत्र था फ्रांस को वापस देना पड़ा, क्योंकि फ्रांस मित्र राष्ट्र में आता है, तो उसने ये मांग की। अब जो राइनलैंड है वो क्या है, 15 वर्षों के लिए उसे क्या है, मित्र राष्ट्र को देना पड़ा। जर्मनी को राइनलैंड जो है अपना 15 वर्षों के लिए मित्र राष्ट्र को देना पड़ा। और जो सार क्षेत्र, जो जर्मनी का सार क्षेत्र है, उसमें क्या है, बहुत अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है वो लोहे के लिए, तो लोहा क्षेत्र कहा जाता है जर्मनी का, वो भी क्या है उसे फ्रांस को देना पड़ा। और वो क्या है 15 वर्षों के लिए दिया गया, यानी कि 15 वर्षों के बाद भी वो जो फ्रांस है कब वापस करेगा, जब जनमत संग्रह होगा। ठीक है, सब राजी होंगे तभी वापस करेगा, वरना नहीं करेगा। जर्मनी के, और ये क्यों माना जर्मनी ने ये सारे प्रावधान क्यों माना है, क्योंकि ये कहा गया मित्र राष्ट्रों के द्वारा, अगर तुम ये चीज़ें नहीं मानोगे तो युद्ध के लिए दोबारा से तैयार हो जाओ। जर्मनी इतना ज़्यादा वीक हो गया था कि अब वो युद्ध नहीं कर सकता था, इसलिए सारी चीज़ें माननी पड़ी, आत्मसमर्पण करना पड़ा जर्मनी को। जर्मनी के पूर्वी सीमा क्षेत्र, एक तरीके से जर्मनी को क्या पनिशमेंट दी गई थी इन सारी चीज़ों के द्वारा। जर्मनी के पूर्वी जो सीमा क्षेत्र है, 25,000 वर्ग मील का जो क्षेत्र था, और उसकी जो 70 लाख जो आबादी, जो जनसंख्या है, उसका नुकसान जर्मनी को झेलना पड़ा, यानी कि वो गंवानी पड़ी जर्मनी को। इसके साथ साथ जो डोजिंग है, डोजिंग को स्वतंत्र नगर के रूप में जर्मनी को क्या है मान्यता प्रदान करनी पड़ी जर्मनी के द्वारा। और जर्मनी का जो मेल बंदरगाह है, वो जो लुथियानिया है, उसको देना पड़ा जर्मनी को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जर्मनी की जो सेना है वो कितनी तय की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका। जर्मनी की जो सेना है, अधिकतम 1 लाख जो जर्मनी है वो अपनी सेना रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। सैनिक रख सकता है सेना के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। ये प्रावधान किया गया था। ये इसलिए किया गया था ताकि दोबारा से दूसरा वर्ल्ड वॉर ना हो सके। नौसेना है वो भी सीमित कर दी गई, और जो पनडुब्बियां हैं उन्हें भी क्या है मित्र राष्ट्र को सौंप दिया गया जर्मनी के द्वारा, ऐसा कहा गया था। जर्मनी को क्या है $5 अरब, बहुत इंपॉर्टेंट है, $5 अरब प्रति वर्ष क्या है 1921 तक क्या है मित्र राष्ट्र को देना पड़ेगा, हर कर्जाने के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, हर साल $5 अरब 1921 तक मित्र राष्ट्रों को जर्मनी को देना पड़े। ये करना जर्मनी के लिए नामुमकिन था, बहुत मुश्किल था, असंभव था। इसमें क्या यूएसए ने फायदा उठाया, और यूएसए क्या कर रहा था, जर्मनी को लोन के रूप में, ऋण के रूप में धन दे रहा था। पर जब यूएसए ने भी क्या है, जब उसके वहाँ पर संकट आया, तो यूएसए ने वो देना बंद कर दिया। उसके बाद यह जर्मनी का जो दशा है बहुत बेकार हो गई, और फिर जो हिटलर है उसका उदय हुआ। अब ये लास्ट जो प्रावधान है वो देख लेते हैं। नील नहर जो है उसे क्या है अंतर्राष्ट्रीय रूप से खोल दिया गया, यानी कि सभी जहाजों के लिए खोल दिया गया। तो ये हुआ था, ये सारे प्रावधान थे, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्साई संधि के। इसके ऊपर हम जो MCQ क्वेश्चन है वो भी करेंगे। और हाँ, इसी के साथ आपका प्रथम विश्व युद्ध का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया है। और द्वितीय विश्व युद्ध का जो टॉपिक होगा वो आपकी एक अलग क्लास में आएगा, अलग वीडियो में आएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ क्योंकि वहीं पर सारी जो वीडियोस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और साथ ही साथ आपने इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।